विक्रांत जी, देखिए, ना तो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली का सपना टूटा है और ना ही ऐसा है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कह दिया कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो सकती तो वो बहाल नहीं होगी। ऐसा नहीं है। ओपीएस को लागू करने का फॉर्मूला मंजीत सिंह पटेल ढूंढ लाए हैं। बिल्कुल, मैं पहले से भी ये बात कहता आया हूँ, लिखत पढ़त के डेटा के आधार पर कह रहा हूँ, रिसर्च करने के बाद कह रहा हूँ कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जा सकता है। एनपीएस को एकदम खत्म कर दिया जाए, फिर पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। एनपीएस में ही एक दो अमेंडमेंट करके उसी को ओल्ड पेंशन स्कीम बनाया जा सकता है और सरकार पर कोई खास बर्डन नहीं आएगा इसका। मान लीजिए 2033 में 1 लाख लोग रिटायर होंगे, तो 1 लाख लोगों का जो सरकारी अंशदान इकट्ठा हुआ है वो एकमुश्त भारत सरकार के खजाने में जाएगा और वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा होगा और उस 1 लाख करोड़ से उन सभी लोगों को ओपीएस के इक्विवेलेंट पेंशन दी जा सकती है। ये सुनने में थोड़ा खराब भी लगेगा कि मरने पर और डिसेबल होने पर आप दे रहे हैं, लेकिन जो आदमी स्वस्थ अगर रिटायर हो रहा है, भगवान की दया से वो मरा भी नहीं, जी जी, उसको पेंशन देने में बड़ी दिक्कत है। विक्रांत जी, यही तो मतलब जो है, आप देखिए, और वो जो आदमी 35 साल 36 साल सेवाएं किया, बेदाग सेवाएं किया, सेवाएं दी देश को, उसकी क्या गलती है कि आप उसको पेंशन की गारंटी नहीं दे रहे हो। हम लोग कोई रुपया पैसा सोना चांदी धन दौलत नहीं मांग रहे, हम बस ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी मांग रहे हैं। सरकार चूंकि नहीं सुन रही है तो हम लोगों ने तय किया है कि 9 नवंबर को 2025 को पूरे देश से लोग इकट्ठे होंगे और 9 नवंबर को दिल्ली पर धावा बोलेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के पटल पर कह दिया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस नहीं लागू हो सकती क्योंकि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। तो क्या ओपीएस का सपना टूट गया है? आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एक बार फिर मंजीत सिंह पटेल, जिनका परिचय करवाने का परिचय किसी के मोहताज नहीं है क्योंकि वो ओपीएस को लेकर के नेशनल मिशन चलाते हैं, राष्ट्रीय मिशन फॉर ओपीएस चलाते हैं। और मंजीत जी इन दिनों देश भर का दौरा कर रहे हैं क्योंकि 9 नवंबर को उन्हें एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में करना है। दिल्ली घेराव कर रहे हैं ओपीएस के मुद्दे पर। तो मंजीत जी, अब तो मुझे लगता है आप लोगों को अपने जो संगठन है, जो ओल्ड पेंशन रिस्टोर करने के लिए, उस संगठन का नाम बदल देना चाहिए क्योंकि सरकार तो कह रही है कि ओल्ड पेंशन नहीं आएगी। तो क्या ओल्ड पेंशन स्कीम का सपना टूट गया है? नहीं विक्रांत जी, देखिए, ना तो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली का सपना टूटा है और ना ही ऐसा है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कह दिया कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो सकती तो वो बहाल नहीं होगी। ऐसा नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, लिखत पढ़त के डेटा के आधार पर कह रहा हूँ, रिसर्च करने के बाद कह रहा हूँ कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जा सकता है। अब माननीय वित्त मंत्री जी इसको कैसे देखती हैं, हमारा देखने का नज़रिया क्या है? मैं मानता हूं विक्रांत जी कि पुरानी पेंशन 3 तरह से बहाल हो सकती है। पहला है कि एनपीएस को एकदम ख़त्म कर दिया जाए, फिर पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, जो थोड़ा चैलेंजिंग है, थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है। तो मैं उस वाले विकल्प की बात ही नहीं कर रहा हूं जी। मैं दूसरे विकल्प की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एनपीएस में ही 1-2 अमेंडमेंट करके उसी को ओल्ड पेंशन स्कीम बनाया जा सकता है, यानी कि एनपीएस को ही मॉडिफाई करके पुरानी पेंशन में तब्दील किया जा सकता है। तीसरा एक और हमारे पास विकल्प है, उस विकल्प की मैं आज आपके साथ चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसे इस तरह से लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल है और सबके लिए उसमें कोई फ़ायदे की बात भी नहीं है। तो माननीय वित्त मंत्री जी ने जो जवाब दिया, अपने सवाल का जवाब दिया। पहले भी उन्होंने जब पे कमीशन की बात आई थी 16 जनवरी को, जब मतलब उसकी घोषणा हुई थी, उसके पहले उन्होंने संसद के एक सत्र में जवाब दिया था कि पे कमीशन को गठित करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। लेकिन उसके 4-5 दिन के बाद ही उन्होंने पे कमीशन के गठन का ऐलान किया। भले ही अभी ऑफिशियली कमेटी का गठन नहीं हो पाया, लेकिन होगा। अभी संसद सत्र खत्म हुआ है, हमें उम्मीद है 15 से 20 दिन में उस पर भी बात करूँगा। लेकिन क्या यानी ये कह सकते हैं हम कि ओपीएस को लागू करने का फॉर्मूला मंजीत सिंह पटेल ढूंढ लाए हैं? बिल्कुल, मैं पहले से भी ये बात कहता आया हूँ कि महज 2 अमेंडमेंट करके एनपीएस को पूरी तरीके से ओपीएस में कन्वर्ट किया जा सकता है और सरकार पर कोई खास बर्डन नहीं आएगा इसका। मैंने पहले भी इस चीज़ को, इस रेजोल्यूशन को रखा है और मैं आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि 30 मार्च 2021 को भारत सरकार ने एक अमेंडमेंट पास किया था। 30 मार्च 2021 का अमेंडमेंट कहता है कि अगर किसी भी एनपीएस कर्मचारी की सेवा काल में रहते हुए अगर डेथ होती है या फिर वो दुर्घटनावश डिसेबल हो जाता है
तो दोनों ही परिस्थितियों में उसके परिवार को जो फैमिली पेंशन मिलेगी या डिसेबिलिटी होने के बाद उसको जो डिसीज्ड पेंशन मिलेगी, जिसे डिसेबिलिटी पेंशन कहते हो, वो ओल्ड पेंशन स्कीम के अनुसार मिलेगी। और जो कर्मचारी का अंशदान है वो ब्याज सहित उसको वापस कर दिया जाएगा, यानी ओपीएस हो गई। तो अगर ऐसा डेथ या डिसेबिलिटी के केस में सेवा काल के दौरान किया जा सकता है तो उसी विकल्प को रिटायरमेंट पर भी दिया जा सकता है। कोई आदमी 30 साल 35 साल नौकरी करेगा तो मान लीजिए नौकरी शुरू करने के 1 साल के भीतर अगर हो गया तो भी आप दे सकते हो, रिटायरमेंट होने से 1 दिन पहले हो गया तो भी आप दे रहे हो, रिटायरमेंट से 10 साल पहले हो गया तो भी आप दे रहे हो। तो रिटायरमेंट वाले दिन देने में क्या दिक्कत है? एक तो फार्मूला ये हो गया। दूसरा फार्मूला मैं जो बताता हूँ, आमतौर पर लोगों को समझाता हूँ कि एक तरफ हमारा कंट्रीब्यूशन चल रहा है और एक तरफ सरकार का कंट्रीब्यूशन चल रहा है। सरकार ने अपने कंट्रीब्यूशन को 14 से बढ़ा के 18.5 कर दिया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। क्लियर? हमारा 10 चल रहा है, यानी 10 प्लस 18.5, तो 28.5% हर महीने जमा हो रहा है। मेरा ये कहना है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जिस दिन भी आपका रिटायरमेंट है या जिस दिन वॉलंटरी रिटायरमेंट है या कंपलसरी रिटायरमेंट है, किसी भी तरह का रिटायरमेंट है, उस दिन कर्मचारी से ये पूछ लो कि आपको ओपीएस चाहिए या एनपीएस से ही पेंशन लेना चाहते हो। अगर वो एनपीएस से पेंशन लेना चाहता है तो 28.5% जितना भी बना है, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़, सारा उठा करके उसको दे दो, वो अपनी पेंशन खुद खरीद लेगा। पहली बात, उसको सारा पैसा मिल गया। अगर आपको लगता है कि वो ओपीएस लेना चाहता है तो सरकार उसमें से जो अपना वाला अंशदान है, सरकार वाला 18.5%, जितना भी ब्याज के सहित हुआ है वो सरकार वापस ले ले और उस आधार पर जितनी पेंशन बनती हो ओपीएस के आधार पर उतनी पेंशन दे दे। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि उस पैसे से क्या वो पेंशन दिया जाना संभव है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी आदमी जो 30 साल की नौकरी करता है तो 30 साल की नौकरी करने के बाद वो 18.5% होगा, वो इतना कैपेबल होगा कि उसी पैसे से 16 साल तक ओपीएस के बराबर पेंशन दी जा सकती है। और वो पैसा भी कर्मचारी जब नहीं रह जाएगा तो वो वापस सरकार के पास चला जाएगा। अभी क्या है, मान लीजिए मैंने 35 साल नौकरी की तो 35 साल तक सरकार ने 18.5% एक्स्ट्रा पैसा दिया, और जब ये मैच्योर हुआ, एक्यूमुलेटेड कॉर्पस हुआ, मान लीजिए वो 1 करोड़ हो गया, तो वो हम 1 करोड़ पूरा का पूरा सरकार को देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते सरकार हमें ओल्ड पेंशन स्कीम के अनुसार जितनी पेंशन बनती है उतनी देने की गारंटी दे दे। तो ये ऐसा करना 16 साल के लिए उस पैसे से ही किया जा सकता है। दूसरी बात, ये पैसा सारा का सरकार दे देती है, सरकार के पास कभी वापस नहीं जाता। हम ये कह रहे हैं जब लाखों लोग रिटायर होंगे, विक्रांत साहब, मान लीजिए 2033 में 1 लाख लोग रिटायर होंगे, तो 1 लाख लोगों का जो सरकारी अंशदान इकट्ठा हुआ है वो एकमुश्त भारत सरकार के खजाने में जाएगा, और वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा होगा, और उस 1 लाख करोड़ से उन सभी लोगों को ओपीएस के इक्विवेलेंट पेंशन दी जा सकती है। जिस राज्य में जो नियम था एनपीएस से पहले 25 साल पे था 50%, तो 25 साल पे दे दीजिए। अगर उसकी नौकरी 20 साल की हुई है तो 40% दे दीजिए, इसमें तो किसी की दिक्कत नहीं, बिना नियम को बदलाव करे हुए। तो वो पुरानी पेंशन भी लोगों को मिल जाएगी, और एनपीएस बिना स्क्रैप किए, मतलब बिना इस पैसे को भंवर जाल में फंसाए, और सरकार का पैसा सरकार को वापस मिल जाए, इससे बढ़िया और क्या प्रावधान हो सकता है। मंजीत जी, सरकार कह रही है कि राजकोषीय उस पर वजन पड़ेगा, पैसा नहीं है। आप तो फॉर्मूला जो ढूंढ के लाए हैं, जिस पर आपका संगठन भी चर्चा कर रहा है, इसमें तो ना हींग लगे ना फिटकरी। तो सरकार से इस मसले पर बातचीत हो रही है, सुझाव दिए आपने? 24 फरवरी 2025 को जब हम लोग पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ बैठे, पेंशन सेक्रेटरी साहब भी थे, हमने उनको ये फार्मूला सुझाया। वहाँ प्रॉब्लम 2 है। पहली ये है कि उन लोगों के केस में जो कंट्रेक्चुअल सर्विस से रेगुलर हुए, जिनकी 20 साल से भी कम नौकरी है, उनके साथ एक समस्या है, क्योंकि उनकी पेंशन वहाँ भी कम बनेगी। दूसरी, किसी राज्य में 25 साल की नौकरी पर 50% पेंशन देने का प्रावधान है ओपीएस में, किसी राज्य में 33 साल पे है। जैसे छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं, वहाँ 33 साल की नौकरी के बाद 50% देने का प्रोविज़न है। 33 साल से कम तो उसी अनुपात में पेंशन कम। किसी राज्य में 20 साल है। तो सरकार के लिए ये समस्या हो गई, केंद्र सरकार के लिए, कि वो 20 साल में करे या 25 साल में करे या 33 साल में करे। तो उसके लिए वो एक 25 साल का यूनिफॉर्म फार्मूला लेकर के आई है। तो जिनकी 20 साल की सर्विस है उनको 50% की बजाय 40% मिलेगी, लेकिन गारंटी तो मिल जाएगी।
अभी भी वो यूपीएस में भी वो वही दे रहे हैं जो सरकार ने 14 से बढ़ा के 18.5 किया, सरकार की जेब से तो निकल गया। तो या तो आप हैंडओवर कर दो कर्मचारी को 18.5% पूरा दे दो, हम पेंशन मांगेंगे ही नहीं मांगेंगे आपसे पेंशन। अगर सरकार जितने दिन भी नौकरी किया है कर्मचारी, जितने साल तक 20 साल 25 साल पीछे तक का 18.5% की रेट से पूरा कार्पस कर्मचारी को दे दे तो कोई भी कर्मचारी पेंशन नहीं मांगेगा। और या तो सरकार ये कह दे कि मेरा वाला 18.5% जितना है मुझे वापस कर दो, जितना सरकार ने डाला उसके एवज में आप ओपीएस ले लो। सो सिंपल है, हो जाएगा। हमने कैलकुलेशन करके समझाया है। अब सरकार क्यों नहीं करना चाहती है? क्योंकि सरकार ने सबका ठेका ले लिया। सरकार बिहार वाले को पेंशन केंद्र सरकार देना चाहती है। देखिए, केंद्र सरकार के पास केवल 27 लाख एनपीएस कर्मचारी है विक्रांत जी, केवल 27 लाख। 27 लाख लोगों का पैसा और सरकार का अंशदान LIC, UTI और SBI के पास जाता है, जो भारत सरकार के PSU हैं, वो मजबूत हो रहे हैं। लेकिन एनपीएस में आने के बाद 91-92 लाख, बल्कि आज की डेट में 98.5 लाख कर्मचारी है, पूरे राज्यों के भी मिला करके, ऑटोनोमस के मिला करके। उन 98.5 लाख कर्मचारियों का पैसा कहाँ जा रहा है? इन्हीं 3 बैंकों में, LIC, UTI और SBI में। तो वो जब सबके पैसे से ये तीनों PSU एम्पावर हो रहे हैं, ये मजबूत हो रहे हैं, तो केंद्र सरकार को इन लोगों को भी वही फार्मूले पर पुरानी पेंशन देनी पड़ेगी। नहीं देनी है तो सरकार पहले अपने कर्मचारियों के लिए ये बात बोले, केंद्र के लिए राज्य वाले खुद ले लेंगे, उनकी मजबूरी हो जाएगी। अगर केंद्र सरकार इस कानून को पास कर देती है तो राज्यों की मजबूरी होगी कि उन्हें भी सरकारी अंशदान वापस करने के एवज में अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के हिसाब से पेंशन देना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर केंद्र कर देगी तो राज्यों के सामने कोई रास्ता ही नहीं है, पॉलिटिकल कंपटीशन हो जाएगी। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो आपने पहले भी मुझे बताया था कि ये जो सरकार डेथ होने पर या पूरी तरीके से डिसेबिलिटी होने पर दे देती है OPS, तो ये सुनने में थोड़ा ख़राब भी लगेगा कि मरने पर और डिसेबल होने पर आप दे रहे हैं, लेकिन जो आदमी स्वस्थ अगर रिटायर हो रहा है, डिसेबल नहीं हुआ और भगवान की दया से वो मरा भी नहीं, जी। उसको पेंशन देने में बड़ी दिक्कत है। विक्रांत जी, यही तो मतलब जो है, आप देखिए कि एक आदमी जो मान लीजिए, देखिए हादसे बता के नहीं होते, मान लीजिए 10 साल नौकरी किया और उसके साथ कोई हादसा हो गया, आपने, ये अच्छी बात है कि डेथ या डिसेबिलिटी के केस में आपने उस परिवार को सड़क पे आने से रोक लिया, बचा लिया, उसको पुरानी पेंशन के हिसाब से आधी पेंशन भी दे दी और कर्मचारी का पैसा भी उसके परिवार को वापस कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसकी क्या गलती है जो 35 साल तक बेबाक, निर्विरोध, बहुत ईमानदारी के साथ, आजकल 30-35 साल तक सेवा करना बहुत मुश्किल काम हो गया है, और वो जो आदमी 35 साल 36 साल सेवाएं किया, बेदाग सेवाएं किया, सेवाएं दी देश को, उसकी क्या गलती है कि आप उसको पेंशन की गारंटी नहीं दे रहे हो? ये तो वो मरा नहीं और वो डिसेबल नहीं हुआ, तो इसमें उसकी गलती नहीं है। और फिर वो देश की सेवा कर रहा है, काम करता है, समाज की सेवा कर रहा है। और 35 साल 36 साल सेवा करना कोई मामूली बात नहीं है, तो उसके एवज में कम से कम उसको 50% पेंशन की गारंटी आप दो, ये डिमांड है। और कोई नाजायज डिमांड नहीं, हम लोग कोई रुपया पैसा सोना चांदी धन दौलत नहीं मांग रहे, हम बस ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी मांग रहे हैं। किया जा सकता है, हमने करके देखा है, इसको कैलकुलेशन समझाई है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि पुरानी पेंशन बहाल हो सकती है। और तीसरा फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि 18.5% आप पीछे से हमें दे दो, हम पेंशन ही नहीं मांगेंगे, पेंशन का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। हमें पता नहीं इससे पेंशन मिल जाएगी, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं कारपोरेट के प्रेशर में है। ये 18.5% या जितना भी पैसा है, ये आफ्टर द रिटायरमेंट लोगों को पेंशन के लिए उनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एन्युटी के तौर पे लगाना पड़ेगा, तो वो पैसा मार्केट में जाएगा। वो पैसे से मार्केट की बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको भारत सरकार ने अप्रूवल दिया है एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे, ASP के तौर पे, उनको जबरन वो पैसा जाए, इसके लिए इस चीज़ के नियम बनाए गए। नहीं तो जिस स्टेट ने अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया है, आपने उसका पैसा क्यों रोक रखा है? आपको क्या राइट है? वो उस स्टेट गवर्नमेंट का पैसा है, वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय का पैसा है, भारत सरकार को रोकने का क्या राइट है? अब PFRDA में 2022 में हिमाचल प्रदेश ने, छत्तीसगढ़ ने, राजस्थान ने, झारखंड ने पुरानी पेंशन बहाल करने का जिम्मा उठाया, बीड़ा उठाया, उन्होंने बहाल कर दिया, हो या ना हो आप छोड़ दीजिए। उनका पैसा जो आपकी LIC, UTI और SBI में गया, वो आप क्यों नहीं दे रहे हो? ये मैं आपसे पूछना भी चाहता था। सरकार, राज्य सरकारें चाहती हैं कि वो देना चाहती हैं, उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन अब पैसा दिया नहीं जा रहा, और सरकार ने कह भी दिया है कि वो बाध्य नहीं है। तो बाध्य कैसे नहीं है? आपने
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तो बाध्य कर सकते हो क्योंकि वो आपके एम्प्लॉय है। अब यूपी, बिहार, मणिपुर, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल का कर्मचारी नहीं है ना आपका कर्मचारी, वो तो स्टेट गवर्नमेंट का है। उसकी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो अपने स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। आपको क्या राइट बनता है उसका पैसा रोक के रखने का? आपने जब पीएफआरडीए बनाया, आप पीएफआरडीए में संशोधन कीजिए कि अगर कोई राज्य सरकार एनपीएस से निकलती है तो उस राज्य सरकार के कर्मचारियों का पूरा पैसा ब्याज सहित आप वापस लौटाएंगे 1 महीने के अंदर। ये आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी, नहीं तो एक दिन हम लोग कैंपेन चलाएंगे विक्रांत जी, जिस दिन भी 1 लाख लोग एनपीएस को बंद कर देंगे, यही LIC, UTI और SBI में जब वो पैसा जाना बंद हो जाएगा या 25% अपने अमाउंट को हम लोग निकालने की अगर व्यवस्था कर दें, एक साथ निकाल लेंगे, तो भी ये बैठ जाएंगी, चल नहीं पाएंगी। तो भारत सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जबरिया फोर्स ना करें, उन राज्य सरकारों का पैसा उनको हर हालत में लौटा दें। राज्य सरकारों की इस बात में दलील लगती है कि सरकार, केंद्र सरकार क्योंकि ये पैसा नहीं दे रही है, तो ये उनके सामने दिक्कत का सबसे बड़ा कारण है इस मुद्दे पर। देखिए, हिमाचल सरकार लगातार पैसा मांग रही है, झारखंड सरकार लगातार पैसा मांग रही है, छत्तीसगढ़ सरकार ने मांगना शुरू किया था, लेकिन अब वहाँ केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार सेम सरकार हो गई, अब तो वो नहीं मांगेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन 1.5 लाख 2 लाख कर्मचारियों का जो पैसा है, अब छत्तीसगढ़ सरकार का देखिए, हिमाचल सरकार ने बोला उसका 11-12 हज़ार करोड़ रुपए है, 40 से 50 हज़ार करोड़ राजस्थान सरकार का है। आप क्यों नहीं वापिस कर रहे हैं? सरकारें उस पैसे को अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगी कर्मचारियों की पेंशन के लिए। आप ही क्या पेंशन फंड मैनेजर बना सकते हो? राज्य सरकारें नहीं बना पाएंगी क्या? राज्य सरकारें उस पैसे को अपनी क्षेत्रीय बैंकों में लगाएंगी, ग्रामीण बैंकों में लगाएंगी या लोकल बॉडीज में लगाएंगी, कहीं भी लगाएं, अपनी नगर निगम में लगाएं, उन जगहों पर विकास कार्यों में लगाएंगी। NSDC जैसे है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के निगम बने हुए हैं जो डेवलपमेंट के काम करते हैं, वहाँ लगाएंगी, स्टेट की बैंकों में लगाएंगे। पैसे से रेवेन्यू जनरेट करना राज्य सरकारों के लिए कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार की ये तानाशाही बिल्कुल ठीक नहीं है कि राज्य सरकारों का पैसा उनको रोक करके रखे। अरे भाई, राज्य सरकार जहां मर्जी अपना पैसा लगाए और उसके कर्मचारी, क्योंकि जिम्मेदारी और जवाबदेही राज्य सरकार की है। राज्य सरकार वो जो कर्मचारी है वो केंद्र के आकर के तो सामने झंडा उठाएगा नहीं कि मेरी पेंशन या बाकी झगड़े, वो अपनी राज्य सरकार के पास उठाएगा और पैसा आप दे नहीं रहे। इसीलिए हम लोग लगातार, अब सरकार चूंकि नहीं सुन रही है, तो हम लोगों ने तय किया है कि 9 नवंबर को 2025 को 9 नवंबर को पूरे देश से हम दिल्ली में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। एक बार फिर से सरकार को बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के लोग उसमें आएंगे, गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक के लोग आएंगे। अभी मैं कल लखनऊ में रहूँगा, मैं लखनऊ में हज़ारों कर्मचारी उपस्थित रहेंगे, उनसे आह्वान करना है कि 9 नवंबर को आपको दिल्ली चलना है। परसों में वहाँ रहूँगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहूँगा, वहाँ भी कई हज़ार कर्मचारी हमारे सम्मेलन में शिरकत करेंगे। तो वहाँ भी हम अपील करेंगे कि 9 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी अपने आंदोलन में पुरानी पेंशन बहाली के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालने के लिए हर हालत में दिल्ली पहुँचें। उसके बाद सितंबर में मुझे ईटानगर जाना है, ईटानगर के साथ साथ अगरतला जाना है, और उसके बाद भी अभी जम्मू कश्मीर का भी प्रोग्राम लगा हुआ है। तो बहुत सारे पूरे देश से लोग इकट्ठे होंगे और 9 नवंबर को दिल्ली पर धावा बोलेंगे। यानी 9 नवंबर के लिए पूरी तैयारी आपने कर ली है जिस तरीके से, क्योंकि मुझे भी ये जानकारी मिली थी कि आप लगातार दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, तो ईटानगर वहाँ तक भी अगर आप पहुँच रहे हैं तो दूर दराज के इलाकों से भी पूरा कर्मचारियों को एकजुट इस मसले पर कर लिया है, बातचीत हो गई है और वो सब दिल्ली आने के लिए अब पूरी तैयारियां आप लोगों की हो गई है। विक्रांत जी, अगर मैं बात करूं कि अभी मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ करके मैंने सभी राज्यों में विजिट करे हैं। अच्छा। अभी मैं तमिलनाडु गया था, चेन्नई गया था, तो तमिलनाडु से भी, चेन्नई से भी लोग आएंगे, केरला से लोग आएंगे, इधर पश्चिम बंगाल से भी लोग आएंगे, जबकि वहाँ पुरानी पेंशन है। हालांकि वहाँ पुरानी पेंशन तो है, लेकिन वहाँ डीए कम चल रहा है, डीए नहीं देती है सरकार। तो ये मतलब जो है कर्मचारियों के साथ मैं कहूँगा एक तरीके का धोखा है। उस सरकार को भी सोचना चाहिए, तुम पुरानी पेंशन बहाली का तो तमगा लिए घूम रहे हो, लेकिन कर्मचारियों को जब माकूल वेतन ही नहीं मिलेगा तो उनका काम कैसे चलेगा? ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो अभी जिन जिन जगहों पर जा रहे हैं, यहाँ केवल इसीलिए सम्मेलन हो रहे हैं कि 9 नवंबर दिल्ली चलो अभियान को सफल बनाना है। एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस बीच मैंने कई संगठनों से भी बात की, वो सब भी अब क्योंकि 8वें पे कमीशन की थोड़ी सी बात हो जाए, अब इस तरीके की चर्चा आने लगी है उनके भीतर कि क्या ये केवल और केवल दिल्ली चुनाव के लिए घोषणा की गई थी, पार्लियामेंट का सेशन भी पूरा ख़त्म हो गया है, अब सरकार कब लाएगी कब नहीं लाएगी, और अब चर्चा ये भी होने लगी है कि 2027-28 तक न चला जाए, कमेटी की सिफारिशें आने का
टाइम, क्योंकि ना कमेटी बनी है, ना किस रेफरेंस पॉइंट्स बने हैं कि क्या करेगी कमेटी। तो अब ये भी चर्चा होने लगी है कर्मचारियों के बीच, संगठनों के बीच, क्या सरकार इसे अब लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देख रही है कि 2028-29 तक ये चला जाए? देखिए विक्रांत जी, मैं इस बात में यकीन नहीं करता हूँ, क्योंकि इस बात में मैं डेटा की बात करता हूँ। अगर आपने हमारे साथ कई इंटरव्यूज़ हुए हैं, आप देखते हैं, और मैं पूरे देश में ही, मैं हवाई कोई बात नहीं करता हूँ। देखिए अगर मैं कहूँ, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी राज्यसभा में आए दिन पुरानी पेंशन बहाली पर बात करते रहते हैं। उनकी सरकार है पंजाब में, वहाँ नहीं कर रहे हैं। 5 साल पूरे होने वाले, अगले साल चुनाव है वहाँ भी, वो नहीं कर रहे हैं, है ना। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ना ही कांग्रेस की सरकार है, नहीं कर रहे हैं। केरल में इन दोनों की सरकारें नहीं है, नहीं कर रहे पुरानी पेंशन बहाल। तो मैं इसको राजनीतिक एजेंडे से नहीं देखता हूँ। अगर मैं बात करूँ 2024 की और 23 की, 23 में पुरानी पेंशन बहाली के लिए दिल्ली में बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए। लाखों की संख्या में कर्मचारी जुटे, वो चाहे रामलीला मैदान हो, चाहे जंतर मंतर हो, या चाहे कोई और जगह हो, पूरे देश में आंदोलन होते रहे। लेकिन 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए तो विपक्ष जो सबसे बड़ा इंडिया गठबंधन था, उसने 25 मुद्दे रखे अपने एजेंडे में, मैनिफेस्टो में, लेकिन पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को नहीं रखा। तो इसका मतलब है ना तो सरकार के पास एजेंडा था ये, ना विपक्ष के पास था। तो मैं इसे लोकसभा चुनाव 2027-28 से जोड़ करके नहीं देखता हूँ। सरकार ने अभी तक पे कमीशन के गठन का ऑफिशियली काम नहीं किया है, इस बात से उसकी इंटेंशन तो खराब जाहिर होती है। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि इस मुद्दे को 27 और 28 तक खींच करके ले जाया जा सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। सरकार को 1 महीने के अंदर पे कमीशन का ऑफिशियली गठन करना पड़ेगा, और ये मैं आज बोल रहा हूँ आपसे। 1 महीने के अंदर देखिएगा कि सरकार नहीं करेगी तो सरकार को ये एहसास हो जाएगा। लोकसभा चुनाव तो जाने दीजिए, तो बिहार के चुनाव में उनको नतीजे भुगतने होंगे। हम 1 महीने में आपसे दोबारा मिलेंगे, अगर 1 महीने बाद नहीं हुआ, और तब मैं आपसे पूछूंगा कि सरकार की नीयत को लेकर के क्या अभी भी आपका वही रुख है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि देरी तो हो रही है लेकिन इंटेंशन बेईमानी की है, ऐसा आपको नहीं लग रहा? इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि 3 बार उन्होंने विज्ञापन निकाले, तो विज्ञापन निकाले, उसमें जवाब दिए, संसद में जवाब दिए कि एक बार गजट आ जाने दीजिए। इसका मतलब वो मना भी नहीं कर रहे ना, डिले कर रहे हैं। ये तो सच बात है कि डिले कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हो सकता है बिहार के चुनाव में फायदा लेना चाहते हो, तो जैसे बिहार चुनाव के करीब आने जैसे दिल्ली के चुनाव में फायदा लिया, साफ साफ दिख रहा बैलेट पेपर में। तो ये तो मानता हूँ कि डिले कर रहे हैं, करना तो पड़ेगा। आप थोड़े दिन देर कर सकते हो, अंधेर नहीं चलेगी, देना पड़ेगा पे कमीशन। खैरात नहीं दे रहे हो, 10 साल बाद मिल रहा है। आपने तो बल्कि कर्मचारियों का हजारों करोड़ खा लिया, आपने 18 महीने के डीए का एरियर खा लिया। अच्छा चलो छोड़ दो, कोरोना पेंडेमिक था, उसके बाद जब 50% हमारा डीए हो गया, उसको बेसिक में मर्ज होना था, जो 7th पे कमीशन की रिपोर्ट कहती है। सरकार ने मर्ज नहीं किया, उससे 10 से 12% हर कर्मचारी के वेतन का नुकसान हो रहा है। तो कर्मचारी कब तक बेबस होकर के देखता रहेगा? इसीलिए 1 अक्टूबर को भी हमने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन रखा है, एक अलग किस्म का। लोग बैलून्स उड़ाएंगे, उस पर ओपीएस लिखा रहेगा, बड़े बड़े मतलब जो है वो सरकार को ताकि समझ में आए मैसेज लोग भेजेंगे। सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग होगी 1 अक्टूबर को। फिर भी सरकार अगर चेती नहीं तो 9 नवंबर को दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और फिर 9 नवंबर के बाद जब भी चुनाव होंगे, सरकार को हर चुनाव में विरोध का सामना करना पड़ेगा। एक सवाल, क्योंकि आपने विपक्षी दलों की बात की कि उन्होंने अपने राज्यों में नहीं किया, करें क्या? उनको पैसा सेंटर दे नहीं रही, जो जिन राज्यों ने कर भी दिया था, विपक्ष शासित राज्यों ने, अब वो परेशानी से जूझ रहे हैं। यहाँ तक कि हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि भाई हम इसलिए चुनाव हारे क्योंकि हम ओपीएस नहीं दे पाए थे, और कांग्रेस ने वायदा कर दिया था। यानी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, जहन में तो है कि ओपीएस के मुद्दे पर हम चुनाव हार सकते हैं, लेकिन देना कोई नहीं चाह रहा। विक्रांत जी, मैं क्या कहूँ, जब 2023 में चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तीनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, और मध्य प्रदेश को छोड़ करके छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पुरानी पेंशन उसी समय बहाल की गई थी। 23 में जब चुनाव हुए तो चुनाव का नतीजा अक्टूबर-नवंबर में आया, और तीनों जगह से सरकार चली गई। तो मैं इसको फिर कहूँगा कि मैं इसे चुनाव से जोड़ करके नहीं देख रहा हूँ। लेकिन अगर सरकार चुनाव से ही जोड़ करके देखेगी तो हम किसी का पार्टी का नुमाइंदगी नहीं करते हैं, ना ही हम किसी पार्टी से पुरानी पेंशन या 8वां पे कमीशन मांग रहे हैं। हमारी डिमांड भारत की सरकार से है, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से नहीं है। पहली बात, जो सत्ता में जो सत्ता में है, जो सरकार में है, उससे हमारी डिमांड है। विपक्ष चूंकि सरकार का एक हिस्सा
हमारे लोकतांत्रिक देश में, सिस्टम में विपक्ष एक सरकारी हिस्सा है, तो हम उससे अपनी बात कहते हैं, हमें हक है उससे अपनी बात कहने का, तो वो हम बात अपनी रखते हैं। लेकिन फिर भी अगर सरकार इसको केवल चुनाव के तौर पर इस्तेमाल करेगी तो फिर वोट फॉर नोटा भी चलाया जा सकता है। तब आपको दिखेगा हमने किसी को वोट ही नहीं किया, नन ऑफ द अबव कर दिया, तब क्या करोगे आप? हजारों लाखों वोट जब नोटा में जाएगा तो उसकी गूंज यहाँ नहीं पूरी दुनिया में जाएगी। चलिए, जाते जाते आपसे एक सवाल मैं और जानना चाहूंगा कि एनपीएस 95 को लेकर के अभी 2 दिन पहले ईपीएस 95, तो उसमें बताया गया कि 81 लाख मेरे ख्याल से कर्मचारी, जिनमें से आधे से भी ज्यादा को सिर्फ 1500 रुपए के करीब की पेंशन मिलती है। तो इस तरह कैसे निकलेगा मामला? देखिए विक्रांत जी, ईपीएस में सरकारी कर्मचारियों की बहुत ज्यादा संख्या नहीं है, 80 लाख तो सरकारी की नहीं है, लेकिन बाकी हम जैसे लोगों की जो पहले नौकरी करते थे। जी। देखिए, मैं हमेशा से मेरा ये मानना रहा है कि भारत सरकार को जिसने 10, 15, 20 साल तक इनकम टैक्स दिया है या टैक्स दिया है, खास करके सैलरीड आदमी जिसने इनकम टैक्स दिया है, बुढ़ापे पर उसे पेंशन की गारंटी देनी चाहिए। और यही नहीं, केवल सरकारी नहीं, प्राइवेट कर्मचारी को भी पेंशन की सुविधा होनी चाहिए। एक आदमी, आप सोचो जरा विक्रांत जी, कि मान लीजिए किसी आदमी ने 10वीं किया, 12वीं किया और उसके माँ बाप ने लोन लेकर के अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, फिर उसे कोटा भेजा, एलएन भेजा, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाओं में लोन लेकर के उसे ट्यूशन कराई, तब जाकर के वो सेलेक्ट हुआ, आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, वहाँ भी इसने लोन लेकर के आईआईटी की फीस भरी, और फिर जब उसको कोई अच्छी कंपनी का पैकेज मिल गया और वो यूएस चला गया पैसे कमाने के लिए, 20 साल वहाँ नौकरी की यूएस में, और अपनी सैलरी से इनकम टैक्स भारत की सरकार को दिया, और उसके बाद मंदी आ गई या उसके साथ कोई हादसा हो गया और नौकरी चली गई, तो भारत सरकार ने उसको क्या किया? कुछ दिया क्या उसको सपोर्ट? तो उस आदमी को, भारत सरकार को, क्या वो इस लायक नहीं है कि उस आदमी को एक अदद पेंशन की सुविधा दे सके? क्या ये राइट नहीं बनता है उसका? तो हम केवल सरकारी कर्मचारियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम हर उस वर्ग की बात कर रहे हैं जिसने भी भारत सरकार को टैक्स दिया है, इनकम टैक्स दिया है, उस आदमी को पेंशन की सुविधा होनी चाहिए। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि पिछली बार भी मैंने आपसे पूछा था कि आप लोग किसी तरह जो बाकी प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको भी कुछ मोबिलाइज कर रहे हैं, तो आपने ये भी कहा था कि अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आगे तो उन्हें आना पड़ेगा। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ओपीएस का मसला सुलझे और निजी कंपनियों के कर्मचारी भी अपने पेंशन के अधिकार के लिए इसी तरीके की लड़ाई लड़े जैसे सरकारी कर्मचारी लड़ रहे हैं। और जैसे मंजी पटेल साहब ने तो अब ये भी बता दिया, एक फॉर्मूला भी दे दिया है कि ओपीएस को कैसे वापस लाया जा सकता है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इस फॉर्मूले पर गंभीरता से विचार करेगी, क्योंकि ये लाखों कर्मचारियों के बुढ़ापे का सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। पटेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। आपसे यही अनुरोध कि स्वतंत्र को देखते रहिए, दाद स्वतंत्र के साथ अपना साथ बनाए रखिए। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।